Yes, students, let's continue our chapter number 5, natural vegetation. कल हमने नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम कर रहे थे, जिसमें हमने किया था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट हम कर रहे थे। माउंटेन फॉरेस्ट हमने देखा था कि दैट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, कि जो हमारे माउंटेन्स है वो हमें नॉर्दर्न एरिया में भी मिलते हैं इंडिया के और साउदर्न पार्ट में भी मिलते हैं. मैंने आपको बताया था जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर हमें हिमालयन रेंजेस मिलते हैं जिनका एलिवेशन जो है वो नियर अबाउट 6000 मीटर तक जाता है. एंड एलिवेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. To the height, the rainfall amount as well as the temperature amount also varied. That also caused the variation in the vegetation. In the southern part, there are Nilgiri Hills, Vindhya Hills, and Western Ghats, which have the rich sources of forests. So we will cover it into two categories. First is the northern mountains, and second is the southern mountains. First, come to the first one, northern mountains, which are covered by the Himalayan ranges. So we have tropical to the tundra type of climate according to the altitude in the Himalayan ranges. ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक टाइप तक की क्लाइमेट हमें यहाँ पर मिलती है. ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के पास का एरिया जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही जो है हाई अमाउंट में हमें मिलता है. As we go far from the equator, the temperature decreases as well as the rainfall amount is also decreases. And if we go to the altitude, if we go to the higher heights, the vegetation cover becomes less and we found tundra type of climate. Now you must know what is tundra type of climate, where the vegetation is very less in the form of mosses and lichens, जिसको हम काई कहते हैं. काई की फॉर्म में हमें सिर्फ यहाँ वेजिटेशन मिलता है, अदरवाइज ऑल द पार्ट ऑफ दिस रीजन इज कवर्ड विद द snow. So Himalayan ranges have the vegetation cover from tropical to the tundra climate, tundra type. Clear? Now कहाँ पर कितनी हाइट पर हमें किस तरीके के जो है फॉरेस्ट हिमालयन रेंजेस में देखने को मिलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट की. दैट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. हिमालय के फुट हिल्स पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. इसके साथ साथ ही इसके जो वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं हमें 1000 से लेकर 2000 मीटर के हाइट पर. मीन्स कि जो हमारे हिमालयन रेंजेस हैं उनके लो लाइंग एरिया है जो फुट हिल्स हैं वहां पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. फिर उससे ऊपर जब हम जाएंगे हाइट पर 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पर हमें वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वहां पर हमें मिलेंगे. जो हायर हिल रेंजेस है नॉर्दर्न इंडिया की, जैसे कि हिल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, वहां पर हमें क्या मिलते हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं जैसे कि ओक और चेस्टनट. यहाँ पर मेन ट्रीज है यहाँ के. नाउ बिटवीन 1500 to 1750 meter, pine forests are also developed in this zone with cheer pine, which is a very commercial use or which is a very commercial purpose tree. There are a highly valued endemic species grows mainly in the western part of the Himalayan ranges, which is very important for the durable wood and for the construction activities. So we have the cheer pine, pine forest, deodar in the at the height of 1500 to 1750 meter. Similarly, the chinar, walnut, which sustain the famous Kashmir handicrafts belong to this zone. तो चिनार और वालनट जो हैं वो भी हमें 1500 से लेकर 1750 मीटर की हाइट तक मिलते हैं. Now come to the next zone, which is
2225 मीटर टू 3048 मीटर। यहाँ पर हमें मिलते हैं ब्लू पाइन, spruce. These are the main trees of at this height. So at many places in the zone, temperate grasslands जहाँ पर ग्रास जो है वो थोड़ी हाइट की होती है, तो यहाँ पर हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। बट अगर हम हायर रेंजेस में चले जाएं, हायर रीचेस पर जाएं, तो वहां पर हमें एल्पाइन फॉरेस्ट और पास्चर्स मिलते हैं। पास्चर्स मीन्स यानी जो फोडर है, वहां पर ग्रास है जो हमें मिलती है। मेन जो है यहाँ पर नेक्स्ट हाइट जो है दैट इज 3000 टू 4000 मीटर। 3000 to 4000 meter. We have silver firs, junipers, pines, birch, and rhododendrons. These are the main trees at the height of 3000 to 4000 meter. So जो ये जहाँ पर जो हमें पास्चर ग्राउंड्स मिलते हैं, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द ट्राइबल कास्ट फॉर द ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है ट्रांसह्यूमन्स। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है दैट लिव्ड इन द फॉरेस्टेड एरिया एट द हिल टॉप। जो हिल टॉप्स हैं वहां पर ये फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जिनको हम पास्टोरल कम्युनिटीज भी कहते हैं, जिनका मेन वर्क जो है वो होता है द रियरिंग ऑफ देयर लाइफ स्टॉक्स। तो ये लोग क्या करते हैं, दे चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सीजन। In the winter, they comes to the foothill of the mountains, and in the summers they go back to the hilltop. तो इस चीज को जब सीजनल मूवमेंट, द सीजनल मूवमेंट ऑफ द pastoral community is known as the transformance. So these pastures are extensively used by the tribal communities like Gojars, Bakrawals, Bhotiyas, and the Gadis, which are the major tribal communities of Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir. Now, the southern slopes of the Himalayas carry a thicker vegetation cover because of relatively higher precipitation than the drier नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। ये आपको कंसेप्ट मैंने जो है वो बताया था जब हम एटमॉस्फेयर के चेक का यूनिट कर रहे थे, कि जो प्रेसिपिटेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो प्रेसिपिटेशन है वो कहाँ पर हमारा ज्यादा होता है, हिली एरिया में। माउंटेन्स की जो साउदर्न स्लोप्स है दैट रिसीव्स हायर टेम्परेचर एंड हायर रेनफॉल देन द नॉर्दर्न स्लोप्स. That's why the southern slopes of the Himalayas have a thicker vegetation cover, because these have the higher precipitation than the northern slope of Himalayas. इससे जब हम ऊपर के रेंजेस में जाते हैं, after the 4000 meter or the beyond 4000 meter, we have the vegetation in the form of mosses and lichens, which is vegetation, because most of the part of this at this height is covered with snow. So this is the vegetation is only in the form of mosses and lichens. जहाँ पर भी थोड़ा ह्यूमिडिटी होगा वहां पर हमें काय के रूप में छोटी छोटी जो है ये वेजिटेशन हमें कवर वहां पर देखने को मिलता है. That is known as the tundra climate. Now come to the southern mountain forest. Southern mountain forest means that belongs to the peninsular part of India. तो इसके यहाँ पर हमें तीन मेन एरियाज हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज द वेस्टर्न घाट, द सेकंड इज द विंध्यास, एंड द थर्ड इज द नीलगिरीज. These are the three major regions of the southern mountain forest. अब ये देखो कि जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो हमारा साउथ का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री से. 8 डिग्री मीन्स दैट इज नियर टू द इक्वेटर, एंड इट कम्स 8 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ जो एरिया है वो हम पेनिनसुलर इंडिया के रूप में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. तो इट मीन्स ये यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके के और टेम्परेट तीनों तरीके की वेजिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी. सो बिकॉज इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, closer to the tropical region, so it also have the temperate
forest as well as the subtropical forest. Clear? So as they are closer to the tropics and only 1500 meter above the sea level, vegetation is temperate in the higher regions and the subtropical on the lower regions of the Western Ghat, especially in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. तो यहाँ पर जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, that is near to the equatorial area, tropical area. That's why we find subtropical vegetation in these areas. But at the higher latitudes, higher altitudes, at the height of 1500 meter above, we have the temperate type of vegetation in this area. So these temperate forests in the temperate forests are called sholas in the Nilgiris, Anamalai and Palani hills. जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी हिल्स हैं, वहां पर इनको क्या कहा जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट को लोकली शोलास कहा जाता है. कुछ और जो है इम्पोर्टेंट जो है ट्रीज हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, दैट आर मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंचोना and wattle. These are the main economically important trees of these ranges. Such forests are also found in Satpura and Mekal ranges also. So these are the forest. Now come to the last one, littoral and swamp forest. अब littoral and swamp forest जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है, swamp means दलदली, दलदल वाला जो एरिया होता है. अब वो कैसा एरिया होगा? कहाँ पर आपको स्वैम्पी एरिया मिलेगा? जहां पर वाटर जो है यानी जो लैंड है वो वेटी होगा. वेटी होगा तो इट मींस नियर द ओशंस, नियर द रिवर्स, नियर द लेक्स और द हाई रेनफॉल एरियाज. देयर these will be included in the swampy area, and here we will found the swamp forest or the mangrove forest. So India has a rich variety of wetland habitats. यहाँ पर हमारे पास ग्रेट वैरायटी हमें देखने को मिलती है. जो 70% ऐसा वेटलैंड एरिया है, वहां पर हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं. पैडी कल्टीवेशन का मतलब कि जहां पर हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं, लाइक राइस, तो जिस क्रॉप में हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है. तो ऐसे वेटलैंड हैबिटेट्स का 70% पैडी कल्टीवेशन में यूज कर लिया जाता है. तो टोटल एरिया जो है वेटलैंड का, दैट इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर. टोटल वेटलैंड एरिया कितना है इंडिया का? 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स. तो यहाँ पर हमें इसकी 2 साइट्स देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इज चिल्का लेक इन ओडिशा, सेकेंड इज कोलोराडो National Park, Bharatpur are protected as waterfowl habitats under the Convention of Wetlands of International Importance. तो यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनको जो है सेव रखा गया है, इन दो रीजन को, चिल्का लेक एंड कोलोराडो नेशनल पार्क को. अब कंट्री का जितना वेटलैंड एरिया है उसको हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. थ्रू आउट द कंट्री की हम बात कर रहे हैं कि जहां पर हमें वेटलैंड एरिया मिलता है, दैट इज कैटेगराइज्ड इन 8 पार्ट्स. फर्स्ट इज द रिजर्वियर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ together with the lagoons and other wetlands of the southern west coast. सबसे पहले हम बात करते हैं साउदर्न वेस्ट कोस्ट की, यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र वाला साइड है. तो वहां पर हमने डेक्कन प्लेटू में जो रिजर्वियर्स हैं, उनके साथ साथ जो वेस्टर्न कोस्ट पर लेगून्स हमें मिलता है या फिर दूसरी वेटलैंड्स मिलती है, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है. सेकेंड जो है, इससे ऊपर हम जाते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो वहां पर वास्ट सैलाइन एक्सपेंसेस हमें मिलते हैं राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ में. इसको भी हम वेटलैंड एरिया में कवर करते हैं. थर्ड है फ्रेश वाटर लेक्स and reservoirs from Gujarat eastwards through Rajasthan and Madhya Pradesh. Fourth is the delta wetlands and lagoons of India's east coast. अभी तक 3 जो हमने किए वो वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे थे. इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल साइड जो है डेल्टाइक वेटलैंड्स, क्योंकि यहाँ पर
जो मेन रिवर्स हैं इंडियन पेनिनसुला की, साउदर्न इंडिया की, वो सब क्या करती हैं, डेल्टास फॉर्म करती हैं, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा। तो डेल्टाइक रीजन जो है वो कैसा है, एक वेटलैंड एरिया है। दूसरा यहाँ पर हमें लेगून्स मिलते हैं, लेगून्स मीन्स साल्ट वाटर लेक, ठीक है, जो हमें ओशंस में मिलती हैं, साल्ट वाटर लेक। जो इम्पोर्टेंट यहाँ की लेक है दैट इज चिलिका लेक. It is also categorized as a wetland area. Next is the freshwater marshes of the Gangetic Plain. इसी तरीके से जो गंगा प्लेन एरिया है वहां पर फ्रेश वाटर मार्शेस हमें देखने को मिलते हैं. द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, द मार्शेस एंड स्वैम्प्स इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द हिमालयन फुट हिल्स. गंगेटिक प्लेन में जो मार्शेस एरिया है, फिर दूसरा नॉर्दर्न पार्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है. तो ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड जो भी मार्शी और स्वैम्पी एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या हिमालयन फुटहिल्स पर, वो भी वेटलैंड एरिया में इंक्लूड किया जाता है. सेवंथ इज द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख. कश्मीर और लद्दाख की जितनी भी लेक्स हैं उसे इंक्लूड किया जाता है. Lastly, the mangrove forest and other wetlands of the island arcs of the Andaman and Nicobar Islands. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है या फिर वहां का जो भी अदर वेटलैंड एरिया है उसे भी हम वेटलैंड कैटेगरी में रखते हैं. तो एंटायर इंडिया को वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड हमने और आइलैंड, इन सबको हमने एट 8 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है. अब मैनग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो साल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स और एस्ट्रीज में मींस कोस्टल एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. सो दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ साल्ट टॉलरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट. यहाँ पर ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो यहाँ के साल्ट को इजिली टॉलरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें जो है क्या मिलता है, क्रिस क्रॉस बाय क्रीक्स of stagnant water and tidal flows, these forests give shelter to a wide variety of birds. क्योंकि ये एक थिक फॉरेस्ट कवर एरिया है जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट. और ये जो है क्या करते हैं, दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जैसे कि आपका बंगाल टाइगर है वो भी कहाँ मिलता है, हमें इसी मार्शी एरिया में मिलता है. जिसको आप राइनोसोर्स कहते हो, दरियाई घोड़ा, वो भी हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं. डिफरेंट टाइप की बर्ड स्पीशीज जो हैं वो भी हमें इन्हीं फॉरेस्ट में मिलती हैं. In India, mangrove forests spread over 6,740 square kilometer, which is 7% of the world's mangrove forest. क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ के मोस्टली सभी पार्ट्स में हमें मार्शी एरियाज मिलता है, वेटलैंड एरिया मिलता है. तो ये एरिया टोटली कवर करता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर करते हैं 6,740 स्क्वायर किलोमीटर को, जो पूरे वर्ल्ड का परसेंट कंसिस्ट करते हैं. इनमें जो मेनली हाई डेवलप्ड एरियाज हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, दैट आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल्स. ठीक, इसके साथ साथ कुछ अदर एरियाज जैसे कि डेल्टाइक रीजन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाज दे आर आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट. बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमें रिच वैरायटी मिलती है, रिच वाइल्ड वैरायटी भी मिलती है मैनग्रोव फॉरेस्ट की. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनकॉर्चिंग आल्सो इन दिस फॉरेस्ट. सो दे आल्सो नीड टू कंजर्व दिस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी के जो है हंटिंग प्रोसेस किया जा रहा है और इसको, इन फॉरेस्ट को भी कंजर्व करने की जरूरत है. So we have covered all the categories of forest: tropical, temperate, montane, thorn forest, and mangrove forest. Mangrove forest. Now come to the forest cover in India. To maintain the ecological balance of any country, it is necessary that the 33% of its land area must be covered with the forest. अगर किसी कंट्री की
कंट्री में इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें मेंटेन करना है, तो उसका जितना भी लैंड एरिया है वो उसका 33% कितना होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए। बट हर कंट्री जो है वो क्या करती है, ये एरिया तो शो करती है, लेकिन एक्चुअली उस एरिया पर फॉरेस्ट है या नहीं, इट मे बी डिफर। So what is the position of India in the forest cover area? According to the state records, the forest area covers 23.28% of the total land area of the country. इंडिया का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, उसके 23.28% एरिया पर हम वो कैसा एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में दोनों जो है उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉरेस्ट एरिया जो है इट इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड as the forest land irrespective of existence of trees. फॉरेस्ट कवर एरिया कौन सा है, जिसको हमने रिकॉर्ड में तो लिख दिया कि हमने हाँ ये एरिया फॉरेस्ट के लिए रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस सारे एरियाज पर ट्रीज लगे हों, उस सारे एरियाज पर फॉरेस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करते हों, बट इन आवर रिकॉर्ड इट इज फॉर फॉरेस्ट। ठीक, कि हम रिकॉर्ड पे शो कर रहे हैं कि इतना एरिया यानी 23.28% एरिया जो है हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सो बिकॉज एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन द रिकॉर्ड। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया क्या है, जिस पर एक्चुअली फॉरेस्ट है, जिस पर हमें एक्चुअली कैनोपी यानी ट्रीज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो उसके रिकॉर्ड कौन रखता है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट कवर एरिया का रिकॉर्ड रखती है। जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है उसे हम कैसे देखते हैं, बाय द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज, कि हमें कह दिया गया कि यहाँ पर हमने फॉरेस्ट लगाए हुए हैं, बट कोई वहां पर जाकर नहीं देख रहा है, तो इट मीन्स वो सिर्फ रिकॉर्डेड है। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका रिकॉर्ड रखता है, लेकिन जब हम सैटेलाइट से देखेंगे, एरियल फोटोग्राफ्स लेंगे, तो पर्टिकुलरली उन एरियाज पर कई बार फॉरेस्ट नहीं भी होते, ट्रीज नहीं भी होते, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया में आता है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया हमारे इंडिया में कितना है, 21.05%। क्लियर, बताया कितना चाहता है हमें, 23.28%, बट एक्चुअली फॉरेस्ट कवर एरिया दैट इज 21.05%। Of the forest cover, the share of dense and open forests are also different. Dense forests are 12.29% and the open forests are 8.75%। अब इसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है कि जब हमने कहा कि 21.5% जो है वो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है, बट इट आल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों ही हमें स्टेट टू स्टेट इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि लक्षद्वीप है, Lakshadweep has a 0% forest area, while Andaman and Nicobar Islands have 86.93% फॉरेस्ट कवर एरिया। मीन्स उनका जितना लैंड एरिया है लक्षद्वीप का, उसके 0% पर कोई भी जो है फॉरेस्ट है, जबकि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसका 86.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 87% जो एरिया है दैट इज फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। इसी तरीके से जो हम स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 10% से कम जहां पर फॉरेस्ट एरिया मिलता है, ये हमारे पार्ट्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। And it includes the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, and Delhi, where the forest cover area is less than 10%. Most of the forest in Punjab and Haryana have cleared for the cultivation. इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर 10% से भी हमें कम जो फॉरेस्ट cover area milta hai, because these two states are rich in agriculture, and for the cultivation the forest has been cleared.
Now, the states which have 10 to 20% forest cover area, these are Tamil Nadu and West Bengal. In peninsular India, तमिलनाडु और दादरा एंड नगर हवेली और गोवा को छोड़कर बाकी सारे एरिया में हमें 20 to 30% फॉरेस्ट कवर एरिया मिलता है। जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, these have the 30% of the land under forest। जहां पर भी यहाँ पर इतना लार्ज एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होने का मेन रीजन है हैवी रेनफॉल एंड इट्स टोपोग्राफी विच इज वेरी एसेंशियल और विच आर वेरी गुड फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ। अब हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है एक्चुअली फॉरेस्ट कवर एरिया में भी, विच रेंजेस 9.56% इन जम्मू एंड कश्मीर टू 84.01% इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट कवर एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में दोनों में डिफरेंस है। अभी आपने जितने डाटास देखे वो थे फॉरेस्ट कवर एरिया के रूप में, जो स्टेट जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अपने रिकॉर्ड में रखता है कि हमारे स्टेट का इतना लैंड जो है हमने फॉरेस्ट के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली उस लैंड पर उतने ही लैंड पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर हमें एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में 9.56% है और अंडमान एंड निकोबार में जो है अभी हम बात कर रहे थे 86.89% की, तो यहाँ पर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है 84.01%। आपको जो है स्टेट्स है वहां का ऐसी हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर एरिया जो है उनके टोटल एरिया का 1/3 है। 1/3 मीन्स 33% है, which fulfill the condition of maintaining the ecological balance। As I told you in the starting that the 33% of area of any country that must be forest covered area to maintain the ecological balance, and in India 15 states have fulfilling this criteria। Now here is a table which is shown, which shows the percentage cover of the forest। अब हम रीजन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहां पर फॉरेस्ट कवर एरिया 40% से ज्यादा है। सेकंड आता है रीजन ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन, जहां पर फॉरेस्ट कवर एरिया 20 to 40% है, उसे हम मीडियम कंसंट्रेशन रीजन कहते हैं। जिन रीजन्स में 10 to 20% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ low concentration region, and the less than 10% forest cover area is known as the very low concentration area। नेक्स्ट इज, अब हमने देखा कि जो फॉरेस्ट है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर द वाइल्ड लाइफ और टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। So these are the wealth of any country। So there is an interrelationship with the life and the environment। So we have a direct and indirect advantages for our economy and society by these forests। So these plays a vital role for our survival or for our prosperity to for the survival of wildlife also। So being of these importance, the government of India proposed to have a nationwide forest conservation policy and adopted a forest policy in 1952, which was further modified in 1988। अब फॉरेस्ट को जब क्लियर किया जा रहा था, जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमने फॉरेस्ट को फ्रीक्वेंटली कट करना शुरू किया फॉर आवर इकोनॉमिक पर्पसेस, तो जिससे क्या हुआ कि यहाँ का फॉरेस्ट कवर एरिया कम होने लगा। अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कंजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, सबसे पहले 1952 में और फिर इसको मॉडिफाई किया 1988 में। अब इस
न्यू जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके मेन एम क्या थे? सबसे पहले तो एक तो मेन एम तो यही था कि हमने अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, उनको खत्म होने से बचाना है। दूसरा हमारा था कि जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनका हम सस्टेनेबल मैनर में यूज करें। It doesn't mean that we have to stop the use of forest products. It means that we have to use these products in a sustainable manner. So the aim of this policy is to expand forest reserve on the one hand and to meet the needs of local people on the other. क्योंकि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज है that are based on forest. It means their livelihood is based upon the forested products. तो हम उनको ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे अवेलेबल करवाए जा सकते हैं, हम अपने फॉरेस्ट रिजर्व को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज द मेन एम ऑफ दिस न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी। सो इसके मेन एम हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कि हमें सबसे पहले जो है अपने फॉरेस्ट एरिया को एक्सपैंड करना है और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने का क्राइटेरिया होता है उसे हमें अचीव करना है। 33% एरिया को फॉरेस्ट कवर में लेकर आना है। सेकेंड, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट where ecological balance was disturbed. जिन एरियाज में डिफोरेस्टेशन किया जा चुका है जिसके कारण वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो चुका है, वहां पर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी लेकर आना, वहां पर फॉरेस्टेशन जो है अफोरेस्टेशन करना। थर्ड, कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। इन फॉरेस्ट में जो हमारा एक नेचुरल हेरिटेज होता है किसी भी कंट्री का, वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस वहां पर फ्लोरा और फाउना की जो डाइवर्सिटी वेरिएशन जो हमें उनके स्पीशीज में देखने को मिलता है, जहां पर उनकी जेनेटिक जो है ग्रोथ हो सकती है, उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना। नेक्स्ट, check soil erosion and extension of the desert land and reduction of floods and droughts। कि जो सोयल इरोजन अगर होगा किसी एरिया में तो वहां पर क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा। तो सोयल इरोजन को प्रिवेंट करना, लैंड को डेजर्टेड लैंड में कन्वर्ट होने से बचाना, यानी ये भी किससे रिलेटेड है, डिफोरेस्टेशन से। और अगर ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो यहाँ पर फ्लड्स और ड्रॉट्स जो है फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड होंगे। तो इन सभी चीजों को रोकना। Next, increasing the forest cover through social forestry and afforestation on degraded land। अभी ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या है इसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो फॉरेस्ट कवर एरिया को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय द सोशल फॉरेस्ट्री, और जो हमारे डिग्रेडेड लैंड हो चुके हैं उनको अप्रोप्रिएट मेजर्स देकर वहां पर एफोरेस्टेशन करना। Next is increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available to rural population dependent on forest and increase the substitution of food। अब मैंने जैसे बताया कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट। तो उनके लोगों को टिम्बर, फ्यूल, फॉडर, फूड, इन सब को जो है वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज को, रूरल पॉपुलेशन को ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, लेकिन इसके साथ साथ ही वुड के सब्स्टिट्यूट जो है उनको प्रोवाइड करना, जिसके कारण वुड फ्यूल के कारण यानी जो फॉसिल फ्यूल है उसके कारण जो है डिफोरेस्टेशन ना हो। नेक्स्ट, creating of a massive people movement involving women to encourage planting of trees, stop felling of trees and thus reduce pressure on the existing forest। मतलब कि लोगों में अवेयरनेस लाना, स्पेशली वुमेन्स में, क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज है वहां पर गैदरिंग का काम जो है वुमेन्स करती हैं। मेन काम जो है उनका रहता है फॉरेस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर आना, तो उनको एनकरेज करना फॉर द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज की जो को कट करना है उसको रोकने के लिए, जिससे कि फॉरेस्ट लैंड पर जो प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा है उसे रिड्यूस किया जा सके। Next topic we will discuss in our next lecture.
you have to read this box also, forest and life, which is related to the tribal communities and the forest. Okay, till now if you have any doubt you can ask.